नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। देखिए मित्रों, जो कि अपने इस चैनल पर लंबे समय से कोई वीडियोस नहीं आया है। हालांकि वीडियोस आए होंगे लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस है वो नहीं आए हैं। तो आज मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो कि एक सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो पेपर है उसका वीडियोज़ है ये। और इसमें ये पेपर है जो कि सेकंड ग्रेड एसएसटी का। तो ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा जिनका जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अभी एसएसटी का पेपर होगा उनके लिए ये वीडियोस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा कंप्लीट पेपर देखिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो वापस से रिपीट होने की संभावना है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो वापस रिकॉल हो जाए और अपने को याद हो जाए। तो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप देखा जाए तो एसएसटी का जो पेपर है वो बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाएं और अपने इस चैनल पर अपने अन्य मित्रों को भी अपने इस चैनल पर जोड़ सकते हैं। और मैं आने वाले समय में जो कि आपको पता होगा अभी भर्तियों का दौर चल रहा है। तो उसके अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी जो नई शिक्षक भर्तियां हैं वो आ चुकी हैं। तो उनके जो इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे जो जीके से रिलेटेड हो या फिर अन्य एसएसटी से संबंधित जो भी अपनी तैयारी होगी वो अपने चैनल पर मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए। और मैं इस प्रकार से ये जो पुराने पेपर हैं उनको अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अधिक से अधिक अपने चैनल पर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा मित्रों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होने की संभावना रहती हैं। किसी भी भर्ती परीक्षा में आप देख सकते हैं पिछली जो परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आने वाली एग्जाम के लिए। तो करते हैं शुरुआत मित्रों वीडियो की। आप देख सकते हैं भारत में कौन से वर्ष में वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में है जो लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों को घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि किस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है कि 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों को घनत्व के आरोही क्रम में, क्या आरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका राइट जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि बी, डी, ए और सी इस प्रकार से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मिजोरम, फिर जो कि हो जाएगा सिक्किम और अंत में हो जाएगा नागालैंड। इस प्रकार से ये इसका आरोही क्रम रहेगा जनगणना के अनुसार घनत्व के आधार पर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सन 1992 में समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य बताएं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहाँ पे ए और बी, यानी कि अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना और एनीकट का निर्माण कर जल संसाधन का संरक्षण करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है मित्रों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होंगे, आप देख लें। जो कि रिपीट नहीं होंगे तो फिर भी इनके जो इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में है जो सबते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा ये। और मैं अगर मैंने चाहा तो और भी पेपर्स हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे नदियों को है जो सम्मिलित करना है। तो किस प्रकार से होगा यहाँ पे हो जाएगा जो कि बेतवा है जो कि भोपाल, ये भोपाल, और गोदावरी है जो यहाँ पे हो जाएगी त्र्यंबक, और
पन्नार हो जाएगी आपके यहाँ पे नंदी दुर्ग पहाड़ी, और सोन हो जाएगी यहाँ पे अमरकंटक। इस प्रकार से ये जो कि नदियों के आपस में जो सम्मेलन है, उद्गम स्थल है, ये इस साइड और इस तरफ ये नदियाँ दी गई हैं, तो इसको मिलान कर रहेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये CDAB। बेतवा हो जाएगा आपका भोपाल, गोदावरी हो जाएगी यहाँ पे त्रयंबक, और पिन्नार हो जाएगी यहाँ पे नंदीदुर्ग, और सोन हो जाएगी यहाँ पर अमरकंटक। इस प्रकार से इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो उत्तरी अरावली से संबंधित चोटी इसमें कौन सी नहीं हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी नाग पहाड़, जो कि ये मध्य अरावली की चोटी है। नाग पहाड़ अजमेर में है, बैराट अकूपोता जयपुर में है, और ये इस प्रकार से इसकी ये जो चोटियाँ हैं तीनों ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं, लेकिन जो नाग पहाड़ है ये अजमेर में है, ये जो अजमेर में है मध्य अरावली क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को इसे भी जाना जाता है। तो NNP को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा NNP को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। क्या? राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती हैं। तो किसके बराबर होती हैं? ये होती हैं यहाँ पे कुल उपभोग बटा कुल आय। इस प्रकार से इसकी सीमांत प्रवृत्ति होती है, कुल उपभोग बटा कुल आय। अगला क्वेश्चन है, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु है। तो वह वस्तु कैसी हो जाएगी? एक विलासिता वस्तु हो जाएगी, एक विलासिता वस्तु हो जाएगी। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक व धनात्मक है तो क्या हो जाएगा? एक विलासिता वस्तु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? मांगी गई मात्रा में विस्तार। यहाँ पे अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को क्या कहा जाता है? तो मांगी गई मात्रा में विस्तार होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? 10वां क्वेश्चन यहाँ पे गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। गार्नेट, सरवाड़ और राजमहल जो खनन क्षेत्र हैं ये गार्नेट के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं की खरीद गई मात्रा बढ़ती है या घटती है तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल होता है। कैसे होता है? बजट रेखा के ढाल से अधिक या कम हो सकता है। इस प्रकार से बजट रेखा के ढाल से अधिक या कम हो सकता है संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है? तो ये होता है आपके समांतर माध्य। समांतर माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग है जो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समअंकों के समूह से मध्यका ज्ञात कीजिए। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है 14 में। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? 6। क्या हो जाएगी? 6। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको अपने चैनल पर इसी प्रकार से जो वीडियोस है वो अपलोड होते मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में श्रम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुलक में। क्या? बहुलक में है जो श्रम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा पूर्ति की गई वस्तु की कीमत। पूर्ति की गई वस्तु की कीमत है जो पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है इसमें।
अगले क्वेश्चन है, निम्न में से किसी विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा M3। M3 को है जो विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है। M3 को है जो विस्तृत मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे हो जाएगा लागत प्रेरित कीमत स्फीति। लागत प्रेरित कीमत स्फीति। जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे लागत प्रेरित कीमत स्फीति कहते हैं। ये इकोनॉमिक के मित्रों क्वेश्चन है, वो इसको समझना पड़ता है, इसको रटने से ये याद नहीं होते, इसको किस प्रकार से ये समझ से अगर हम इनको हल करते हैं तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर इसको समझते नहीं हैं अपन तो ये रटने से जो इसका हल नहीं निकलता है। इकोनॉमिक के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है इस सेकंड ग्रेड एसएसटी में सिलेक्शन के लिए। इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिस अभ्यर्थी के, तो ये इसका स्कोर है जो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों में से हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा उधार की अधिकतम सीमाएं। उधार की अधिकतम सीमा है जो साख नियंत्रण उपायों में से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी आपके नरकस्य ने। नरकस्य ने है जो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर। तो इसमें हो जाएगा 21 में आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय है जो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। बाकी आप देख सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक माने जाते हैं, ये तीनों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, लेकिन प्रति व्यक्ति आय इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पे? तो ये हो जाता है बजट घाटा। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य जो अंतर होता है उसको बजट घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर रहा है? तो कौन सा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा केरल। केरल राज्य है जो सबसे ऊपर रहा है, जो कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत SDG सूचकांक में 2021 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीति आयोग की संचालन परिषद का भाग नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन नहीं है? यहाँ पे राज्यों के राज्यपाल है जो इसमें शामिल नहीं है, परिषद के भाग नहीं है। बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अंडमान निकोबार द्वीप के उप राज्यपाल हैं, लेकिन राज्यों के राज्यपाल है जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन से विद्वान ने की? यहाँ पे हो जाएगी हेराल्ड लॉसवेल ने है जो राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 26 में शिशु मृत्यु दर है जो इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है और स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष है। शिशु मृत्यु दर को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है? तो इसमें हो जाएगा डेविड
ईस्टन ने, डेविड ईस्टन। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत एवं विधिवादी परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में नई दृष्टि अपनाता है। उक्त कथन के संदर्भ निम्नांक में से कौन सा गलत है? तो इसमें हो जाएगा शोधकर्ता को राज्य के औपचारिक ढांचे और संवैधानिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इनको आप हल्के में न लें, इसमें से क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना रहेगी, तो आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है शक्ति एक समान मूल्य है और राजनीति विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है। शक्ति एक समान मूल्य है, डिफरेंस वैल्यू है, और ये विचार है जो कौन से विद्वान दिया था? राजनीति विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है, तो ये हो जाएगा आपके कौन से विद्वान ने दिया था? ये हेराल्ड लॉसवेल ने दिया था, हेराल्ड लॉसवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अभिकथन है और कारण है। राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए, और कारण है राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्यतः कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कराए। ये हो जाएगा यहाँ पे 31 में हो जाएगा, यहाँ पे अ और ब दोनों पृथक रूप से सत्य हैं, परंतु ब अ की सही व्याख्या नहीं करता है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ब है जो अ की व्याख्या सही ढंग से नहीं करता, बाकी है दोनों कथन सत्य। अगला क्वेश्चन है सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान हैं, ये कथन किसने दिया था? ये दिया था आपके मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाओं में ये ऐसा कहा गया था। क्या? मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसमें ये कहा गया था कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र और प्रतिष्ठा और अधिकारों में है जो सम्मान है। अगला है कौन से विचार को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्र संघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे दांते ने ये कहा था। किसने? दांते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नीति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं है जो क्या? श्रद्धापूर्वक, क्या? श्रद्धापूर्वक यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा श्रद्धापूर्वक। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा श्रद्धापूर्वक। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से हैं? तो ये क्वेश्चन मित्रों इसमें बोनस यहाँ पे दिया गया है आप इसी के द्वारा, इसको देखना पड़ेगा एक बार, इसको मैं भी आपको देख के बताऊंगा, गलत आंसर नहीं बताएंगे अपन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा संविधान का पालन। प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है? यहाँ पे संविधान का पालन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है यहाँ पे? कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। अगला है, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे, कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपके अशोक गहलोत, जेंडर बजट पेश किया था। अगला है, अनुच्छेद 20 एवं 21
के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? 44वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान अंतः स्थापित किया था। कौन से संविधान संशोधन? 44वें संशोधन हुआ था, उसमें है जो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वो जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष में की गई? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी आपके 1965 में। 1965 में की गई थी, 6 से बढ़ाकर 10। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। ये इस प्रकार से दिए गए हैं क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको आप एक बार देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इसमें आरपीएससी ने ये 2 नंबर वाला राइट माना है, यानी 3 2 1 4। किस प्रकार से हैं इसके? 3 2 1 4। यहाँ पे संगठित 3 2 1 और 4, यानी कि 51 क में क्या दिए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। और 51 ख में दिए गए हैं राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। और 51 ग में है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और 51 घ में है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के बारे में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ था? तो ये हुआ था आपके पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। क्या? पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति की सामाजिक गतिकी में बांटा? तो किसने बांटा था? ये बांटा था आपके कॉम्पटन ने, अगस्त कॉम्पटन है जो समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी या सामाजिक गतिकी में बांटा था। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। क्या? समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? तो इसमें आपको सही कथन बताना है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं एक बार, इसको बाद में देखेंगे अपन, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और उस जो समय का तुरंत का जो क्वेश्चन है, जो कि एक देख सकते हैं ये क्वेश्चन वापस रिपीट होने की संभावना इसमें बहुत कम रहेगी, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैमेनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट समाज के 2 प्रकार हैं, ये किसने उल्लेखित किया था? तो ये किया था आपके टॉनिज ने। किन्होंने? टॉनिज ने है जो इसकी समाज को 2 प्रकार बताए थे, गैमेनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट। किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया? सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? तो ये हो जाएगी आपके चार्ल्स कूले की। प्राथमिक समूह की अवधारणा है जो चार्ल्स कूले ने दी थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी आपके
G.A. लुंडबर्ग ने है जो ये परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन है, प्राप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। क्या? परिवार। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता है और न ही संस्कारों की? तो कौन से विवाह में हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका गंधर्व विवाह के अंतर्गत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, न ही संस्कारों की आवश्यकता होती है और न ही माता पिता की सहमति की। गंधर्व विवाह के अंतर्गत ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह और देव विवाह, ये संस्कार जो विवाह है ये अच्छे विवाह माने जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती कौन सी नहीं हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगी नगरवाद। कौन सा? नगरवाद। जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद ये तो हैं, लेकिन नगरवाद है जो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? व्हाट इज सोशियोलॉजी ये लिखी थी आपके एलेक्स इंकल्स ने है जो ये पुस्तक लिखी थी। व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? एलेक्स इंकल्स ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपके 54 सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित हैं, ये इसमें हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है, ये भी सही है। बाकी सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर को है जो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह, उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपकी 56 में हो जाएगा परिस्थिति। क्या? परिस्थिति कहलाती है, ये व्यक्ति की परिस्थिति होती है ये। अगला है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? 57 में हो जाएगा यहाँ पे E.T. हिलर। किन्होंने दी थी? मुख्य परिस्थिति की अवधारणा है जो E.T. हिलर ने दी थी। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें आप देख सकते हैं ये केलकर है, ये केलकर नहीं होगा, यहाँ पे केतकर होगा। क्या होगा? केतकर, SV केतकर हो जाएगा यहाँ पे। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर इसमें नहीं है, बोनस दिए गए हैं RPSC के द्वारा। तो यहाँ पे अगर केतकर होता तो ये सही होता, बाकी इसमें 4 ऑप्शन है जो गलत दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है, वह केवल इन्हीं में परिवर्तन है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये कथन किसने कहा था? ये कहा था आपके 59 में 3 नंबर, मैं कहीं पर आया हूँ, पेज ने है जो ये ऐसा कहा था कि हमारा सीधा संबंध है जो सामाजिक संबंधों से है, वह केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति की गरीबी की अवधारणा किसने दी थी? ये किसने दी थी? 60 में हो जाएगा ऑस्कर लुइस ने है जो संस्कृति की गरीबी की अवधारणा दी थी। संस्कृति की गरीबी की अवधारणा है जो किसने दी थी? ये दी थी ऑस्कर लुइस ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे आपको पता होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इसमें संस्कार है जो इसमें शामिल नहीं है। 61। अगला देखते हैं, ये पुस्तकें दी गई हैं, इनको आपस में मिलान करना है, तो इसको आप देख सकते हैं। 62 यहाँ पे हो जाएगा हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक हो जाएगी PH प्रभु। और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये हो जाएगी KM कपाड़िया की। और हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये हो जाएगी वेस्टरमार्क। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये हो जाएगी इरावती कर्वे।
इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, DCBA 62 में DCBA ये इसका आंसर हो जाएगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पुस्तकें हैं मित्रों, जो आप देख सकते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें मानी जाती हैं। इनमें पुस्तकों में से एक 2-3 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बनते हैं, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके लिए जो आप लोग वीडियो में बनाए रहेगा अंत तक, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे, आपको पता होगा। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीतिक जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। ये कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आपकी 63 में 3 नंबर, यहाँ पे हो जाएगा वुडरो विल्सन। इस प्रकार से अपन थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। तो संथानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी, तो यहाँ पे की गई थी आपके संथानम कमेटी है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की गई थी गठित, संथानम कमेटी। अगला क्वेश्चन है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स किसने लिखी थी, यहाँ पे 65 में रॉबर्ट डहल ने ये पुस्तक लिखी थी, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। किसने, रॉबर्ट डहल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया, तो ये किया था आपके 66 में हर्बर्ट साइमन ने है जो किया था, मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है कि मानवीय समस्या के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपके रोथलिसबर्गर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर और मैस्लो की आवश्यकता पदसोपान विचारधारा का सही क्रम है, नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पे इसको मिलान करना पड़ेगा। 68 में यहाँ पे हो जाएगा ये, इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये होगा BECDA, यानी कि ये जो कि जैविक शारीरिक आवश्यकता, फिर हो जाएगी आपके 2 नंबर पे सुरक्षा आवश्यकता, 3 नंबर पर हो जाएगी यहाँ पे लगाव तथा प्रेम की आवश्यकता, और 4 नंबर पर हो जाएगी यहाँ पे आत्मसम्मान की आवश्यकता, और 5 नंबर में हो जाएगी आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। इस प्रकार से ये मैस्लो की आवश्यकताओं का पद-सोपान क्रम है जो मिलान किया हुआ है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट और विचार का समर्थक नहीं है, तो कौन नहीं होंगे, यहाँ पे लेविस मरीम है जो पोस्ट कॉर्प से संबंधित नहीं है, बाकी हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और उर्विक ये तीनों है जो लोक प्रशासन के पोस्ट कॉर्प का जो विचार है उसके मत के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन लेविस मरीम इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक फॉरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बॉस नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे नियंत्रक इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है, तो यहाँ पे हो जाएगा चितारा, क्या चितारा हो जाएगा यहाँ पे 71। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके विक्टर ब्रूम, ये हो जाएंगे प्रत्याशा, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो विक्टर ब्रूम। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1987 में है जो अपना प्रतिवेदन सौंपा था सरकारी आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो यहाँ पे था आपका नागरिक केंद्रित प्रशासन, नागरिक केंद्रित प्रशासन इसका शीर्षक था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, तो यहाँ पे किए थे कितने 20 प्रतिवेदन। अगला क्वेश्चन है, रेंसिस लिकर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधक की प्रणाली सर्वोत्तम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके सहभागी समूह है जो एक जो प्रणाली है सहभागी समूह, वो प्रबंधक की प्रणाली है जो सर्वोत्तम मानी थी रेंसिस लिकर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था आपके 2019 में राजस्थान जन सूचना पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, ऑम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में कहाँ पे हुई थी
ये तो हुई थी आपके स्वीडन में 78 में, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है, संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो लोकपाल जो विधेयक हैं ये संसद में है जो 1968 में है जो पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकरण से छूट विहित है? तो ये हो जाएगा आपके धारा 8(1) के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, प्रस्थान त्रयी से क्या तात्पर्य है? तो प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका वेद, उपनिषद और गीता। इसमें प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र ये तीनों हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत। प्रस्थान त्रयी में कौन सम्मिलित है? ये हो जाएंगे उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लिए तजलान शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और संहार का कारण है। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। और तजलान शब्द का ये अर्थ, ब्रह्म जो शब्द है उसमें तजलान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसमें है जो जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और संसार, संहार का कारण है। ब्रह्म ही है जो इसका कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? तो यहाँ पे हो जाएगा 83 में अनुशासनात्मक कार्यवाही, इसमें है जो उसकी जांच नहीं कर सकता। 83 में भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, अक्रमण्यता, इनकी जांच कर सकता है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक दर्शन। तो इसमें अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 84 में हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3। यहाँ पे आप देखते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, लेकिन सम्यक दर्शन है जो इसमें सम्मिलित नहीं है। सम्यक दर्शन जो कि जैन दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, इस विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? तो इसमें हो जाएगा संसार में दुख की व्यापकता जो निर्विवाद है, तो ये करता है 85 बौद्ध दर्शन करता है ये। अगला क्वेश्चन है, जैन त्रिरत्न है, जैन त्रिरत्न कौन से हो जाएंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों हैं जो जैन त्रिरत्न माने गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र 86 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों के बारे में सत्य कथन है, वेदों के बारे में सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सत्य हैं, यानी वेद अनादि और अपौरुष हैं। वेद के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति हैं और वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है। वेद का सर्वमान्य अर्थ संगीत है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों है जो राइट माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, ये क्या है? ये है जो किन्होंने कहा था ऐसा? 88 में, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, तो ये कहा था आपके देकार्ते ने। किसने? देकार्ते। मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। सुकरात के अनुसार सद्गुण है, सद्गुण क्या है? सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? सद्गुण एक है जो एक है, सद्गुण एक है। क्या है? सद्गुण एक है 89 में। अगला क्वेश्चन है, परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र महत्व देता है, इसमें हो जाएगा आपका कर्तव्य को। परिणाम निरपेक्षवादी है जो नीति शास्त्र कर्तव्य को महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ऋण त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 91 में हो जाएगा लोक ऋण इसमें शामिल नहीं है। बाकी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण माने गए हैं। कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, लेकिन लोक ऋण कोई ऋण नहीं है। अगला क्वेश्चन, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का समर्थन करता है, तो ये क्या हो जाएगा? 92 में हो जाएगा। यहाँ पे दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत होता है। ये क्या होता है? दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत। सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है, सुखवादी, जो कि 93 में हो जाएगा J.S. मिल। सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है, एक को किन्होंने कहा था? ये J.S. मिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार है, तो इसका हो जाएगा
94 में हो जाएगा 1 नंबर, सत्य ही ईश्वर है। मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में इसमें क्वेश्चन है जो बनेंगे, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित हैं, तो ये किसने कहा था? 95 यहाँ पे हो जाएगा कांट। कौन हो जाएंगे? कांट। कर्तव्य के लिए कर्तव्य जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? कांट ने दिया था। अगला क्वेश्चन, संकल्प स्वातंत्र्य की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है? यहाँ पे हो जाएगा 96 में 1, 2 और 4, यानी कि कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य और विकल्पों की उपस्थिति। न्याय का आचरण इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांट का कठोरवाद समर्थन करता है। 97 में हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर, सही में कर सकना निहित है का। कठोरवाद का समर्थन करता है ये। कांट का कठोरवाद समर्थन किस करता है? सही में कर सकना निहित है का। 97। अगला क्वेश्चन है। सुकरात संदेहवादी नहीं है क्योंकि संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। संदेह है जो असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एक सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यम है का उल्लेख मिलता है? तो ये किस में मिलता है? 99 में प्रथम मंडल। कौन सा? प्रथम मंडल हो जाएगा यहाँ पे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यम। अगला क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 100 में 2 उपसंपदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में वचोगति बहुश्रुत एवं समवाय पर बल दिया था जिसमें उसकी धार्मिक सहिष्णुता नीति का प्रकटीकरण होता है? तो इसमें हो जाएगा 101 में अशोक का जो 12वां शिलालेख है उसमें ये ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जातक के दृश्य सांसी स्तूप के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? महाकवि जातक है जो इसके ऊपर उत्कीर्ण नहीं है, बाकी महाकवि जातक, शाम जातक और वैशंतर जातक ये इसमें है जो उत्कीर्ण किए है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसने देवी चंद्र गुप्तम नाटक की रचना की थी? तो ये की थी आपके 103 में 3 नंबर विशाखा दत्त ने। क्या? विशाखा दत्त ने है जो देवी चंद्र गुप्तम नाटक की रचना की थी विशाखा दत्त ने। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनीकुरन अवस्थित है? तो जूनीकुरन कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अलतमगा जागीर को आरंभ किया था? तो ये किसने किया था? जहांगीर ने। अलतमगा जागीर को किसने प्रारंभ किया था? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था? तो यहाँ पे हो जाएगा कोंडाना किले का नाम। कौन से? कोंडाना किला। अगला क्वेश्चन है। यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने है जो यंग इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया? तो ये किया था आपके बारदोली में। कहाँ पे? बारदोली। अगला है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो ये किया था आपके 110 3 नंबर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। सिंगापुर में है जो आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से पद्मावती एवं सुरसिर किसकी शिष्या थी? तो ये हो जाएगी आपके किसकी? रामानंद की शिष्या थी, रामानंद की। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें हो जाएगा
VADC, यानी कि सबसे पहले बंकर हिल की लड़ाई, फिर हो जाएगा ब्रेंडीवाइन की लड़ाई, फिर हो जाएगा यहाँ पे साराटोगा की लड़ाई, और फिर हो जाएगी यॉर्क टाउन की लड़ाई। इस प्रकार से ये इसका कालक्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें कालक्रम कौन सा हो जाएगा? एक नंबर यहाँ पे हो जाएगा ACBD, यानी कि सबसे पहले स्टेल जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ हुआ, फिर हुआ था आपके टेनिस कोर्ट की शपथ, फिर हुई थी बास्तिल का पतन, और अंत में हुआ था मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे एक तरफ कांग्रेस का अधिवेशन है, दूसरी तरफ इनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन है जो फिरोज शाह मेहता, और नागपुर अधिवेशन है जो यहाँ पे पी आनंद सारलू, और इलाहाबाद ये हो जाएगा यहाँ पे WC बनर्जी, और लाहौर अधिवेशन हो जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। इस प्रकार से 4-1-2-3। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समयावधि वाली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित थी? तो यहाँ पे हो जाएगी सतारा में। कहाँ पे? सतारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी? तो 1857 नामक पुस्तक किन्होंने लिखी थी? तो SN सेन ने लिखी थी। SN सेन ने है जो 1857 पुस्तक लिखी थी। ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो इस अवधि में थिम्पू में क्या समय होगा? तो इस क्वेश्चन को आप एक बार इसको देखना पड़ेगा मित्रों। 117 में आप देख सकते हैं 6 बजे होंगे अपराह्न के, दोपहर बाद का समय होगा 6 बजे। हालांकि इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा समझना कि क्वेश्चन है तो इसमें टाइम लगेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो यहाँ पे हो जाएगा चूरू में। कहाँ पे? चूरू में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? तो ये आई थी आपके 2004 में। कब आई थी? 2004 में है जो ये सुनामी आई थी हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? 120 में हो जाएगा ट्रॉट्स्की ने है जो लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो इसमें बोनस दिया गया मित्रों, इसमें हो जाएगा वेगनर। कौन सा? वेगनर ने है जो संकुचन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जो कि कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को माना जाता है। अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती हैं कौन से में? तो यहाँ पे सौर मंडल में है जो अधिकांश मौसमी घटनाएं हैं जो घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरोको स्थानीय पवनें पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगी इटली में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सौर्य कलंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी बोनस दिए गए हैं तो इसको एक बार साइड में रखते हैं, बाद में देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पनपते हैं। ये प्रवाल जीवों के बन है जो इन्हें अधिक तलछट की आवश्यकता होती है। ये लवण विहीन स्वच्छ जल में खूब पनपते हैं, अधिक अलछल वाले समुद्री जल को पसंद करते हैं। यानी कि इसका जो सत्य कथन 1 नंबर हो जाएगा। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में है जो ये पनपते हैं प्रवाल जीवों के विकास के बाद। अगला क्वेश्चन है, युति व्युति शब्दावली किसको उल्लेखित करते हैं? युति और व्युति, इसमें हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास तीनों का एक सीध में, युति व्युति। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा हो जाएगी? जलोढ़ जो मृदा है ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? तो इसमें हो जाएगा ये
लेब्राडोर, कैनारी, ब्राज़ील और फॉकलैंड। इस प्रकार से ये उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से लेब्राडोर, फिर कैनारी, फिर ब्राज़ील, फिर फॉकलैंड, इस प्रकार से ये धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिकर्त अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है। तो यहाँ पे जो कि सेक्शन अधिगम से संबंधित जो क्वेश्चन है ये पूछे जा रहे हैं, जो कि 131 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले योजना बनाते हैं, फिर क्रियान्वयन होता है, फिर रिपोर्ट होता है, फिर मूल्यांकन होता है। अंतिम में मूल्यांकन, सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसका क्रियान्वयन होता है योजना का, फिर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, फिर मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है, कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है। तो 132 में हो जाएगा यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र पर्यटन की सीमा है। अगला क्वेश्चन है, प्रायोजनों को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा मित्रों, इसको एक बार रख देते हैं। अगला देखते हैं, एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावित है। तो यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, ये एडगर डेल के अनुभव शंकु का जो तत्व है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। अगला है, किसी साम्राज्य के अधिवृद्धि, विकास, राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला शार्ट कहलाता है। तो क्या कहलाता है यहाँ पे, 2 नंबर, क्या वंशक्रम शार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्य, किसी भी राजवंश का जो यहाँ पे अभिवृद्धि और विकास होता है तो ये वंशक्रम शार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुछ गुण दिए गए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सभी है जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण विद्या के विशेषज्ञ, अकादमिक योग्यता से परिपूर्ण और मानविक गुणों से परिपूर्ण, ये तीनों ही इसमें राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है। तो दृश्य को हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, 137 में हो जाएगा फिल्म स्ट्रिप, टेलीविजन दृश्य श्रव्य, टैप रिकॉर्डर श्रव्य और चलचित्र जो दृश्य श्रव्य। इस प्रकार से ये फिल्म स्ट्रिप है जो एक दृश्य सामग्री का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के इस सेक्शन के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 138 में प्रोफेसर गोपाल गुरु इसके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना हेतु हर्बेटियन उपागम का सोपान नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा खोज करना इसका नहीं है, बाकी प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं सामान्यकरण ये इसके हो जाएगा, खोज करना इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा, इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, ये इसमें गलत हो गया। बाकी इकाई योजना में उद्देश्यों को समग्रता की दृष्टि से देखा तैयार किया जाता है। इकाई योजना में विभिन्न पाठों की विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है। इकाई योजना में संश्लेषण से विश्लेषण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है। तो ये हो जाएगी आपकी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन, किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपके कनिंघम ने ऐसा कहा था। कनिंघम ने कहा था एक विद्यार्थी के बारे में इस प्रकार से, विद्यार्थी शिक्षक इसके बारे में ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है। तो इसमें हो जाएगा 143 में उत्तर के शयन में अनुमान संभव, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है। अंकन में वस्तुनिष्ठता, प्रशासन, सरल भाषा का न्यूनतम उपयोग। इसमें अगला क्वेश्चन है, कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव, विद्यार्थियों के रचनात्मक विचारों को जानने के लिए उपयोगी, विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल को जानने के लिए उपयोगी, विद्यार्थियों की भाषा शैली एवं लेखन कला को जानने के लिए उपयोगी। अगला क्वेश्चन है, निष्पत्ति परीक्षण हेतु नील पत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व
नीचे दिए जा रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे सभी हो जाएगा इसके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, 146 में हो जाएगा 1 नंबर मूल्यांकन। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान सेक्शन में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है। तो इसमें हो जाएगा अंतर करना। अंतर करना है जो एक अवबोध घटक का व्यवहारिक पद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्षा कक्ष में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। ये किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा 148 में हो जाएगा सामाजिक विज्ञान और ललित कला। आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान और ललित कला के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है। तो कैसा संबंध कहलाता है, ये कहलाता है एक पार्श्विक संबंध, सह संबंध, एक पार्श्विक सह संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। तो किसने कहा था, ये कहा था जॉन वी माइकलिस ने कहा था, ये जॉन वी माइकलिस ने। इस प्रकार से मित्रों ये था एक पेपर जो कि एसएसटी से संबंधित, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर भी करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें मित्रों, तो आने वाले एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो वापस रिपीट होंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, आपके इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार से अपने चैनल पर जो पेपर है वो अपलोड होते रहेंगे और जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी अपने चैनल पर अपलोड होंगे। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ सकते हैं और मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।